हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एसएससी CHSL 2022 के मेंस का जो एग्ज़ाम हुआ था 26 जून को, उसके बारे में कि जो आपका एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर मैथ के क्वेश्चन आए थे, उसका लेवल क्या रहा था, किस किस टाइप से आपको क्वेश्चन पूछे गए थे, पूरा डिटेल से अपन सॉल्यूशन पढ़ेंगे और आपको एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं पूरा। तो चलिए मेरे साथ जुड़ते रहिए आप। देखो, आपके सामने पहला क्वेश्चन आया था कि फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा, यानी मीन मीडियन मोड स्टैटिक्स का जो पार्ट नया ऐड किया था उसमें से आपका क्वेश्चन आया पहले आपके सामने कि आपको मीडियन फाइंड करनी है। तो मीडियन का फॉर्मूला होता है कि आप इन दिए गए डाटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे, या तो छोटे से बड़े की तरफ या बड़े से छोटे की तरफ रखेंगे और बीच वाला जो नंबर आएगा वही अपने पास में मीडियन होती है। तो आप देखो इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास 15, 30, 20, 10, 25, 35, 18, 21 और 28 कुल मिलाकर आपके पास कितने नंबर हैं? 6 एंड 3 टोटल आपके पास 9 नंबर है। इनका मिड वाली बात करें तो 4 इस साइड छोड़ दो, 4 आगे और बीच वाला नंबर। लेकिन ऐसे नहीं करना, पहले आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना होगा। तो अपन पहले सबसे छोटा नंबर रख लेते हैं 10 हो, यहाँ पर नोट कर ले पूरा कि पहला छोटा नंबर 10 के बाद अपने पास नंबर आएगा 15, फिर नंबर आएगा 18, उसके बाद नंबर आएगा आपके पास में 20, 21, उसके बाद देखो अगला 21 के बाद अपने पास नंबर आएगा 25, फिर आएगा 28, 30 एंड 35। ये आपके पास टोटल 9 नंबर है। तो पहले वाले 4 छोड़ दो और आखिरी वाले 4 छोड़ दो, आपका आंसर कौन सा होगा? बीच वाला। और यही मीडियन का फॉर्मूला होता है कि असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में रखो और बीच वाला नंबर आएगा वही आपका मीडियन होता है। तो ऐसे आपको क्वेश्चन करना था। अगला क्वेश्चन देखो आपके सामने, सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। आपके सामने पढ़ेंगे आप क्वेश्चन को कि सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ इन 4 ईयर्स, कि 4 साल के अंदर दुगुनी हो जाती। इट सिंपल इंटरेस्ट इन व्हाट टाइम विल इट बिकम 7 टाइम एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, कि उसी रेट से जब ये 7 गुना हो जाएगी तो आपको टाइम कितना लगेगा। तो आप यहां से समझेंगे प्रिंसिपल एंड अमाउंट के आधार पर, प्रिंसिपल और अमाउंट के आधार पर समझेंगे कि पहली बार जब आपको 4 साल के अंदर बात हो रही है तो अमाउंट कितना हो जाएगा? प्रिंसिपल का डबल, कि प्रिंसिपल आपके पास 1 होगा तो अमाउंट हो जाएगा 2 टाइम। और बाद वाले की बात करें कि भाई आपको 7 गुना होना चाहिए, यानी प्रिंसिपल तो आपका वही रहेगा, अब अमाउंट कितना हो जाएगा? 7 टाइम। तो आपको देखना ओनली ऑन ब्याज, कि पहले वाले के अंदर आपको ब्याज कितना मिला था? 1, और बाद वाले के अंदर आपको ब्याज कितना मिल रहा है? 6। 1 से 7 हुआ तो ब्याज 6 मिल रहा है, और जब 1 से 2 हुआ तो आपको ब्याज 1 मिला था। और साधारण ब्याज में हर साल ब्याज बराबर ही मिलता है। तो जब आपको 1 का ब्याज मिला तो आपको टाइम कितना लगा है? 4 साल क्वेश्चन में देर का है। और अब आपको ब्याज चाहिए 6 का, तो इसका जस्ट 1 का 6 कितना टाइम है? 6 टाइम। तो 4 का भी 6 टाइम। आपका आंसर कितना होगा? 24 ईयर के अंदर ये आपका आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट सॉल्यूशन लगाना आपको एग्जाम में भी कि भाई ब्याज 1 से 6 हो रहा है, यानी टाइम भी कितना होगा? इसका 6 गुना हो जाएगा, 4 का 6 गुना 24 आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन आपको इससे भी आसान क्वेश्चन देर का है कि आपको बोला कि इन फ्रैक्शन को आप डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, कि भाई सबसे पहले बड़ी संख्या, उसके बाद में धीरे धीरे छोटी छोटी होती रहेगी। और आपके पास फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने का तरीका होता है कि या तो आप नोमिनेटर को 1 करेंगे या फिर डिनोमिनेटर को सबको बराबर कहेंगे, तभी आप पता लगा सकते हैं। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इन डिनोमिनेटर को बराबर कर सकते हैं कि भाई 30, 15, 50 एंड 20 को आप इनका एलसीएम लेके बराबर कर सकते हैं कि इन सभी का एलसीएम कितना आएगा आपके पास में? 300। तो आप 30 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 300 बनेगा, तो 10 से, तो ऊपर कितना आएगा? 170। अगले को 15 को भी आप 300 बनाएंगे, तो मल्टीप्लाई किया आपने 20 का, तो 7 को भी 20 से मल्टीप्लाई करो 140। इसी तरह 50 को आप 300 बनाएंगे तो मल्टीप्लाई 6 से करेंगे, तो 27 को भी आप 6 से मल्टीप्लाई करो। तो आप जैसे इसको 6 से मल्टीप्लाई करोगे 27 एंड 20 इंटू 6 120 और 7 इंटू 6 42 कितना आएगा
162। फिर आप 20 को किससे मल्टीप्लाई करें ताकि 300 बनेगा 15 से, तो आप 11 को भी 15 से मल्टीप्लाई करो, कितना बनेगा 165/300। अब आप बता सकते हैं कौन सी संख्या बड़ी होगी। अब जब डिनोमिनेटर सेम आए तो जिसका नोमिनेटर बड़ा वही संख्या सबसे बड़ी आएगी। तो सबसे पहले संख्या कौन सी आएगी 170 वाली, यानी 7/30। तो ये दो ऑप्शन आपके गलत हो गए। उसके बाद में आएगा अपने 165 यानी 11/20। तो 11/20 आपके पास 730 के बाद 11/20 ऑप्शन 1 में आ रहा है, यानी ये भी गलत हो गया आपका ऑप्शन 1। आगे आपको चेक करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो ऐसे आप सॉल्व करते हैं। अब देखिए आप अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है नंबर सिस्टम से रिलेटेड, कि आपको बताना है कोई भी संख्या 3 से अगर विभाजित होगी तो उसका कौन सा रूल फॉलो होगा कि भाई द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द ऑड एंड इवन डिजिट ऑफ दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 3। ये तो गलत हो गया क्योंकि ये रूल तो 11 का होता है। अगला बोला कि द लास्ट 2 डिजिट ऑफ दैट नंबर आर डिविजिबल बाय 3। ये भी गलत हो गया क्योंकि ये रूल तो 4 का होता है। लास्ट में बोला कि द सम ऑफ द डिजिट ऑफ दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 3, कि सभी अंकों के योग में अगर 3 का भाग जा रहा है तो पूरा नंबर डिविजिबल होगा। तो ये इसका कहना बिल्कुल सही था, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। ऐसे आप क्वेश्चन करने, बहुत आसान क्वेश्चन दिए गए मेंस के पेपर के अंदर, यानी एसएससी ने आगे लेवल घटाई जा रही है मैथ का। अब देखो अगला क्वेश्चन, ये भी इससे आसान ही आपको एलिगेशन का मेथड लग सकता है। आपको बोला गया कि इन व्हाट रेशियो शुड राइस कॉस्टिंग Rs 67.5 पर kg बी मिक्सड विथ राइस कॉस्टिंग Rs 60। तो यानी आप 67.5 एंड 60 वाली दोनों को मिला रहे हैं और आप किस रेशियो में मिलाओगे ताकि अब ये कितना हो जाएगा 64। तो जब भी दो अलग अलग मिक्सचर और उनको मिलाया जाए तो अपने पास हमेशा आप एलिगेशन का मेथड लगा सकते हैं कि पहले वाली की बात करें अपने पास कितना है 67.5, बाद वाला अपने पास कितना है 60, और जब आप इन दोनों को मिला रहे हैं तो अपने पास रेशियो कितना बन रहा है, इन टोटल ओवरऑल आ रहा है 64। अब आप जैसे एलिगेशन लगाइए यानी इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 4, इन दोनों का डिफरेंस अपने पास कितना आएगा 3.5। आगे जैसे इसको सॉल्व करें 3.5 का मतलब 7/2, यानी इसको आप 7/2 भी लिख सकते हैं, और इन दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर अपना आंसर कितना आ जाएगा 8:7। आपस में रेशियो आ गया कि आप इस रेशियो से मिलाओगे। तो बहुत आसान आपके क्वेश्चन दिए गए हैं, बहुत जल्दी आंसर आ सकते हैं। तो एग्जाम में भी आपको बिना टाइम लिए जल्दी से आपको आंसर सॉल्व करने थे। अब देखो आपके सामने अगला क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन बहुत आसान है तो टाइम आपको वो लग ही नहीं रहा है। आप देखेंगे आपको क्वेश्चन है पार्टनरशिप से रिलेटेड। आपको बोला ए एंड बी स्टार्ट ए बिजनेस, ज्वाइंटली दोनों ने साथ में काम स्टार्ट किया है और ए द्वारा किया गया निवेश बी द्वारा निवेश का 7 गुना है। आपस में इन दोनों का रेशियो है। फिर बोला है कि 2,75,000 के ईयरली प्रॉफिट में से एक का प्रॉफिट कितना होगा, उसका हिस्सा कितना होगा। तो आपको देखना है भाई ए एंड बी की बात कर रहे हैं, यहां से इन लोगों ने जितना पैसा लगाया है उसी हिसाब से उनको प्रॉफिट मिलेगा। तो अब देखो ए ने निवेश बी का 7 गुना किया है, यानी बी ने अगर 1 रुपये लगाया है तो ए ने कितने रुपए लगाए हैं 7। ये इन दोनों के बीच का आपस में रेशियो हो जाएगा। ए बी अगर 1 रुपये लगा रहा है तो ए लगाएगा 7 रुपये। तो अब देख रहे हैं आप टोटल प्रॉफिट भी होगा तो कितना होगा 1 एंड 7 एंड 8 की वैल्यू आएगी, और 8 का मान आपको दे रखा है 2,75,000। तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा, आप बोलेंगे 275,000 डिवाइड करेंगे 8 का, तो आप पास में 1 यूनिट का मान आ गया। अब आपको पूछा है कि एक का प्रॉफिट कितना होगा, तो एक का मान कितना यहाँ पर 7 है, तो 7 का मान आपको निकालना होगा 275,000 डिवाइड बाई 8 मल्टीप्लाई करेंगे आप 7 से। अब देखो आगे आप सॉल्व करते हैं, तो इनको आगे सॉल्व करो तो अपने पास 7 से मल्टीप्लाई करते कितना आएगा कि 30 तो ऑलरेडी है, 7 × 5 35 कैरी 3, 7 × 7 49 और 3 52 कैरी 5, 7 × 2 14 और 5 19। अब आप डिवाइड किसका करेंगे इसके अंदर 8 का, तो 8 का भाग 2 बार जाएगा 16, क्योंकि जहां ऑप्शन बन जाए वहां से अपन कट कर देंगे, आगे सारे डिजिट नहीं निकालने होते हैं एग्जाम में भी आपको। 8 का भाग देंगे 2 बार चला जाएगा 16, बचे 3, 8 का भाग 4 बार 32 पूरा चला गया,
5 में जाएगा नहीं 0, यानी यहाँ से भाग टूट गया, आपका ऑप्शन कौन सा सही हो गया, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 240625 आपका आंसर आएगा। तो आपको देखो 2 डिजिट के बाद 0 आ रहा है, यानी ऑप्शन एक ही, तो एग्जाम में भी ऐसे ही करना होता है आपको। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं आप लोग। अगला क्वेश्चन देखो आपके सामने है एलसीएम एंड एचसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चन। बहुत आसान क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन। आप सोच के देखेंगे कि भाई प्री का एग्जाम है कि मेंस का एग्जाम है, प्री से भी आसान क्वेश्चन तो मेंस में आए हैं। देखो आपको बोला गया कि दो संख्याओं का एचसीएफ एंड उनके एलसीएफ का 20वां भाग है, 1/20 भाग है एचसीएफ एलसीएम का, और एक संख्या आपको 96 दे रखी है, और फिर आगे तो बोला गया है एलसीएम एंड एचसीएफ के बीच का डिफरेंस है 456। तो आपको बतानी है दूसरी संख्या कौन सी होगी। तो पहले तो आप ये जानेंगे कि एलसीएम एंड एचसीएफ के बीच का रेशियो क्या है। तो क्वेश्चन आपको भली भांति दिया गया है कि एचसीएफ है वो एलसीएम का 1/20 भाग है, कि आपका अगर एलसीएम 20 होगा तो एचसीएफ कितना होगा 1। तो फिर आप यहां से देखें इनके रेशियो के बीच के कि इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 19, और 19 का रियल मान कितना है 456, यानी 1 यूनिट का मान कितना है 19 का डिवाइड 2 टाइम 38, बचा कितना 7, तो 19 का डिवाइड होगा 4 टाइम 76, तो 1 यूनिट की वैल्यू आई आपके पास 24। तो अब आप एचसीएफ भी निकाल सकते हैं और एलसीएम भी निकाल सकते हैं। तो एलसीएम तो आपके पास कितना आएगा 480, और आपका एचसीएफ कितना आ जाएगा 24। दोनों मान आपके पास रियल आ चुके हैं। अब देखो एलसीएम एंड एचसीएफ के अंदर दो संख्याओं के आधार पर दिया जाए तो आपके पास एक फॉर्मूला होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीपल इक्वल होता है उन दोनों संख्याओं के मल्टीपल के बराबर। तो आप यहां पर लिखेंगे एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल होगा, एक तो आपका नंबर दे रखा है और दूसरा नंबर आपको निकालना होगा। अब आगे कैलकुलेट करेंगे आप, तो 24 से डिवाइड हो जाएगा 4 टाइम, और 4 का वापस डिवाइड हो जाएगा 120 टाइम, यानी आपके पास दूसरी संख्या कितनी आएगी 120। ऐसे आपको एग्जाम के अंदर सॉल्व करना था। ये फॉर्मूला याद रखेंगे आप, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल होगा दोनों संख्याओं का आपस में मल्टीपल। तो इसको आप नोट करते हैं। फिर देखो आपके सामने अगला क्वेश्चन, इस शिफ्ट की बात करें, एक यही क्वेश्चन आपको थोड़ा अच्छा लग रहा है, देखेंगे आप इस क्वेश्चन को। ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन आपके सामने कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 प्लस कॉट ए प्लस टेन ए ब्रैकेट साइन ए माइनस कॉस ए ब्रैकेट 1 मल्टीप्लाई है साइन ए कॉस ए डिवाइड बाई साइन क्यूब ए माइनस कॉस क्यूब ए। इसको आप डिग्री की वैल्यू पुट करके भी कर सकते हैं और बेसिक से भी कर सकते हैं। आसान सा ही है कि आपको सबसे ज़्यादा साइन एंड कॉस दिख रहे हैं तो आप कोट एंड टेन को भी साइन कॉस में बदल सकते हैं। तो आप लिखेंगे इसको वही कि 1 प्लस कोट ए को आप क्या लिख सकते हैं कॉस ए अपॉन साइन ए, प्लस आप टेन ए को क्या लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए ब्रैकेट 1। आगे आपको दे रखा है साइन ए माइनस कॉस ए, फिर से ब्रैकेट 1, फिर है अपने पास में साइन ए कॉस ए। ठीक है, अब देखो और भी मल्टीप्लाई आगे, ये डिवाइड के अंदर है साइन क्यूब ए माइनस कॉस क्यूब ए क्यूब माइनस बी क्यूब के यहां पर फॉर्मूला दिख रहा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो आप जैसे इस फॉर्मूला को तोड़ेंगे तो यहां पर लिखेंगे कि फॉर्मूला तोड़कर लिखेंगे तो साइन ए माइनस कॉस ए अंदर बनता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस होता है ए बी, यानी साइन ए कॉस ए। अब देखो आप देखेंगे ये दोनों चीजें तो आपस में कट गई और इनको आप जैसे आगे एलसीएम से सॉल्व करें क्या बनेगा आपके पास में 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन बनेगा अपने पास में साइन ए कॉस ए। तो इसको आपने सॉल्व कर लिया। अब आगे यहां पर कितना बचा था आपके पास में
साइन ए कॉस ए अपॉन यहां पर बचा था साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस साइन ए कॉस ए। तो आपको पता है साइन स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर दोनों का सम हमेशा कितना होता है 1, तो आप यहां पर लिखेंगे 1 प्लस साइन ए कॉस ए। और इसको जैसे आप आगे सॉल्व करेंगे तो आपको पता वापस से कि यहां पर देखो 1 नहीं बनानी कि साइन इंटू कॉस, ये पूरा 1 इसके साथ में प्लस के अंदर ही। तो जैसे आप इसको और आगे सॉल्व करते हैं तो ये क्या बनेगा, इसको एलसीएम लेगो यहां पर कि आपके पास ये यहां पर है 1 प्लस, तो आप जैसे इनको आगे एलसीएम लेंगे तो ये भी साइन ए कॉस ए प्लस होता है कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, तो वापस ये पूरा का पूरा इन दोनों से कटेगा और साइन ए से वापस ये कॉस ए कट जाएगा। तो अपने पास ये दोनों चीजें इन सभी से कटेगी, तो अपना साइन ए से साइन ए कट गया, कॉस ए से कॉस ए, तो आपका आंसर भी कितना आएगा 1। सारी चीजें आपस में कट रही थी। इसमें आप वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हैं, ट्रायंगल का मेथड लगा भी कर सकते हैं और बेसिक भी आसान ही था, तो आप इस तरह से कर सकते हैं डायरेक्टली सॉल्व। तो आपके सामने ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा सा क्वेश्चन है जिसमें आपको थोड़ा सा मेहनत करके सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा कि इसमें आपको थोड़ा सा टाइम टेकिंग लग सकता है, वो भी ज़्यादा नहीं, 30 to 40 सेकेंड आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। अब देखो अगला क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का है, और ये क्वेश्चन तो हर एक एग्जाम में आता ही है, टाइम एंड वर्क बिना तो एग्जाम ही नहीं, और आसान सा मेथड लगेगा आपके सामने। तो जैसा बोला गया आप उसी तरह से सॉल्व करेंगे कि एक किसी काम को 30 दिनों में कर सकता है और बी उसी काम को 50 डेज में कर सकता है और सी उसी काम को 40 डेज के अंदर कर सकता है। तो बी 50 दिनों में कर सकता है और सी इसी काम को 40 दिनों में कर सकता है। अब देखो इसके बाद अगला मेथड होता है आपका इसी में कि आपको टोटल वर्क चाहिए कि काम हुआ कितना है, तो आप लेंगे इन तीनों का एलसीएम, तो 30, 50 एंड 40 का एलसीएम कितना आएगा 600। अब आप निकालेंगे इनकी एफिशिएंसी कि इनकी काम करने का कितना क्षमता थी, तो 600 के अंदर 30 का डिवाइड करो, एफिशिएंसी आ जाएगी 20। इसी तरह 600 में 50 का भाग दो, आपकी एफिशिएंसी आ जाएगी 600 में 50 का भाग देंगे तो 12, और 600 में 40 का डिवाइड का आपकी एफिशिएंसी आ जाएगी 15। ये आपके पास में तीनों की अलग अलग एफिशिएंसी आ चुकी है कि इस हिसाब से ये काम करते हैं। अब देखो आगे क्वेश्चन क्या बोला गया कि एक को एक दिन बी द्वारा और अगले दिन सी द्वारा बारी बारी से सहायता करनी है, कि पहले दिन ए बी की हेल्प करेगा और दूसरे दिन ए सी की हेल्प करेगा, तो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। यानी इस तरह से करेंगे कि पहले दिन काम करेगा ए और बी, तो कितना काम होगा, और दूसरे दिन काम करेंगे ए और सी। तो आपने देखा पहले दिन जब ए और बी काम करेंगे तो 20 + 12 कितना काम हो जाएगा 32। दूसरे दिन ए और सी काम करेंगे, कितना काम हो जाएगा 20 + 15 35। यानी 2 दिनों के अंदर कुल मिला के काम कितना हुआ है 67, और दिन कितने लगे आपको 2 दिन पूरे लग गए। अब आपने देखा कि आगे भी काम इसी तरह से होगा, अगले दिन ए एंड बी आएगा, फिर अगले दिन ए और सी आएंगे, इसी तरह से आगे काम होता रहेगा। तो हम इसी ग्रुप को अगर आगे से आगे रिपीट करें कि भाई कितनी बार इसको रिपीट किया जाए कि इसके नज़दीक या ये पूरा काम हो जाए, तो आप 67 के नज़दीक जाएगा जाइए। अगर मैं यहाँ 70 मानूं तो अपने पास 7 × 8 56, यानी लगभग 8 टाइम तो हो ही जाएगा। तो अब देखो 8 टाइम आप जैसे मल्टीप्लाई कर कितना काम हो जाएगा 8 × 7 7 × 8 56, कैरी 5 8 × 6 48 + 5 कितना हो जाएगा 53। यानी अब आपके पास 536 काम हो चुके हैं, और टाइम कितना लगा इसका भी 8 गुना, यानी 16 दिन आपको लग चुके हैं। 16 दिन के अंदर काम हुआ है 536। काम तो अभी भी बाकी है 64, उस काम को करना है। तो आपने देखा अगले दिन फिर बारी आएगी ए एंड बी की, और ये काम कर पाएंगे 32। तो अब काम कितना हो गया है, अब काम हो गया 568, लेकिन काम तो अब भी आपके पास बाकी बच गया कितना 32 काम अब भी बाकी है। और अगले दिन बारी आएगी ए एंड सी की, तो ए और सी अगले दिन कितना काम करेंगे। तो आपने देखा भाई ए एंड सी की बात करें, काम तो अभी ओनली ऑन 32 ही बचा है, और ए और सी के काम करने की क्षमता कितनी है 35। तो कितना दिन एक्स्ट्रा लगेगा
32/35। तो पहले कितने दिन लग चुके हैं 16 और एक 17, और 17 दिन के बाद में एक्स्ट्रा टाइम कितना लगेगा 32/35। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी कि 1732/35 डेज के अंदर कंप्लीट काम हो जाएगा। इस तरह से जैसा क्वेश्चन बोला गया कि ए पहले दिन बी की हेल्प करेगा, दूसरे दिन सी की हेल्प करेगा, ऐसे आपको क्वेश्चन करने होंगे। तो इसको आप नोट करेंगे, वीडियो पॉज करेंगे और आराम से वापस समझेंगे इसको। अब देखो वापस अगला क्वेश्चन कि जो मैंने एक मेथड बताया था एलसीएम एचसीएफ वाले क्वेश्चन के अंदर, वापस वही मेथड लग रहा है कि आपको बोला कि दो संख्याओं की एचसीएफ गिवन है, एलसीएम भी आपको गिवन है, एक संख्या गिवन है, दूसरी संख्या निकालनी। देखो मैंने फॉर्मूला अभी बताया था कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल होगा आपको पास में पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। तो आपने देखा भाई 11 से 27 कटेगा 7 टाइम, और 7 से ये वापस कटेगा 7 इंटू 9 63 6 फिर से 9, आपका आंसर कितना आएगा 99। बिल्कुल आसान से क्वेश्चन। जब भी एलसीएम एचसीएफ का इस तरह का क्वेश्चन आए कि दो संख्या जिसका आपको एलसीएम और एचसीएफ दिया जाए, तो एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल होगा पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। देखो अगला क्वेश्चन आपको आसान मेंसुरेशन से रिलेटेड है, लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान है। आपको बोला गया कि दो सिलेंडर की रेडियस का रेशियो 2:1 है और इनकी हाइट का रेशियो 5:2 है। तो आपको बताना इनके वॉल्यूम का रेशियो। तो अब देखो सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा ये समझेंगे आप पहले। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर h, पाई रेडियस का स्क्वायर इंटू हाइट। तो आपके सामने दो बेलन है, दोनों की रेडियस है और दोनों के आसपास में हाइट है। तो इनको आप समझेंगे पहले की रेडियस का पहले हम यूज करेंगे पहले वाली हाइट में। तो आप देखो आपके सामने वॉल्यूम का रेशियो पूछा गया है, तो अपन लिखते हैं कि V1 इन वॉल्यूम फर्स्ट एंड वॉल्यूम सेकेंड। तो इसका फॉर्मूला लिखेंगे, आप लिखेंगे पाई r स्क्वायर h बराबर रेशियो के अंदर पाई, इसकी रेडियस को अपन r स्क्वायर का कोई मान है और इसकी हाइट को भी आप h ले लेंगे। अब देखो इसके रेडियस का अनुपात कितना है 2:1, तो आप इसकी रेडियस 2 लिखेंगे, इसकी रेडियस 1। देखो पाई से पाई तो पहले ही कट रहे हैं रेशियो के अंदर, यहां पर रेडियस लिखेंगे आप 2 का स्क्वायर और इसकी हाइट कितनी देर की है 5 इक्वल बाद वाले की रेडियस 1 है और हाइट आपके पास 2 है, तो 1 का स्क्वायर इंटू मल्टीप्लाई करेंगे आप 2 से। अब ये आपके पास वॉल्यूम का रेशियो बनेगा। आगे सोल्व करते हैं। तो देखो 4 इंटू 5 20 और 1 का स्क्वायर तो 1 इंटू 2 2, तो रेशियो कितना बनेगा आपके पास 10:1। ऐसे आपको सॉल्व करना था। तो ओनली बिल्कुल बेसिक तरीके से सॉल्व हो जाएगा, कोई ज़्यादा आपकी कैलकुलेशन नहीं है, ज़्यादा कोई कंसेप्ट नहीं है। मेंसुरेशन का भी बिल्कुल आसान सा आपको क्वेश्चन दिया गया है, तो इसको आप नोट करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आपको प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन दिख रहा है कि उसी टॉपिक में से एक टेलीविजन सेट का मार्कअप रेट का आपको देर किया, मार्क प्राइस दिया है 18,000। एक दुकानदार ने इसको 40% के डिस्काउंट पर बेच दिया गया और उसकी वजह से उसको 10% का प्रॉफिट मिला है। तो आप बताएंगे इस टेलीविजन का कॉस्ट प्राइस कितना है। तो अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। आपको यहां पर मार्क प्राइस दी गई कि डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पर ही दिया जाता है और डिस्काउंट देने के बाद आपके पास क्या आएगा सेलिंग प्राइस। तो आप देखो सेलिंग प्राइस निकालेंगे तो आप बोलेंगे 18,000 पर जब आपने 40% का डिस्काउंट दे दिया है तो बेचा कितने में होगा 100 माइनस 40 60% हटाएंगे अपॉन में 100। तो आप देखो कैलकुलेट करो 18 इंटू 6 108, यानी आपने कितने में बेचा होगा 10,800 आफ्टर डिस्काउंट। डिस्काउंट देने के बाद में आपने 10,800 में बेचा है, तब आपको 10% का प्रॉफिट हुआ था। तो अब आप निकालेंगे कॉस्ट प्राइस। तो आपने देखा कि 10,800 में जब आपने इसको बेचा तो आपको 10% का प्रॉफिट हुआ, यानी ये वैल्यू किसके बराबर होगी आपके पास में 110 और रियल सीपी अपना 100% आपका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे आप सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कट गया। अब ऊपर कितना बनेगा 1 0 इसके पीछे लग जाएंगे। अब डिवाइड करेंगे 11 से, तो 11 का भाग जाएगा
9 टाइम 99, पीछे रिमाइंडर फिर 9 बच गया, फिर 90 के अंदर 11 का डिवाइड 8 टाइम, फिर रिमाइंडर 2 बचेगा, 20 के अंदर 11 का टाइम 2 टाइम डिवाइड होगा, सॉरी 1 टाइम, रिमाइंडर कितना बचा 20 का 11 का डिवाइड 1 टाइम, रिमाइंडर आपका 9, फिर से 90 बचा डिवाइड जाएगा 8 टाइम, फिर रिमाइंडर 2/11। ये आपका आंसर हो जाएगा 98182/11। इस तरह से आपको सॉल्व करना है कि आप मार्क प्राइस से एसपी निकालते हैं, फिर एसपी से आप सीपी निकालते हैं, क्योंकि डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पर काउंट किया जाता है और प्रॉफिट और लॉस हमेशा सीपी पर काउंट किया जाता है। तो ऐसे आपका क्वेश्चन था। अब देखो आपके सामने अगला क्वेश्चन है ज्योमेट्री से रिलेटेड, और सबके सब क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट फॉर्मूला बेस पर या फिर थोड़ी सी कैलकुलेशन बेस पर क्वेश्चन थे। आप देखो इस क्वेश्चन को भी समझेंगे। आपको बोला कि एडी एक वर्त की स्पर्श रेखा है, यानी आप पास एक इस तरह से एक सर्किल दिया जाए और एडी इस सर्किल की टेंजेंट है, यह आपने टेंजेंट बना दी। अब फिर बोला है कि इसी के अंदर ए बी सी एक स्कैंट है, यानी इसको चीरते हुए आगे बढ़ रही है, यहां से लेके आगे किसी डिजिट तक नंबर तक जाएगी, यानी ए डी ये तो यहां पर है स्पर्श रेखा, और ए बी सी एक स्कैंट है, यानी आगे तक पूरे सर्किल को कवर कर रही है। अब यहां पर भी अपने पास फॉर्मूला बनता है स्कैंट और टेंजेंट से रिलेटेड करते हुए कि हमेशा यही फॉर्मूला लगेगा ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी इंटू ए सी। ये सारे आपने कोर्स के अंदर पढ़ रखा है ऑलरेडी कि डायरेक्ट फॉर्मूला क्यों लगता है, सिमिलरिटी लगा के पूरा आपने पढ़ा था। अब देखो इसी में आगे कि आपको ए डी का मान निकालना है और ए बी एंड बी सी का मान आपको ऑलरेडी गिवन है। तो आपने देखा ए बी का मान 8 है और बी से लेके सी तक का मान 10 है, तो आप यहां पर ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का मान आपको 8 गिवन है एंड ए सी, ए से लेके सी तक का टोटल मान कितना 8 और 10 18, तो 18 इंटू 8 144 होगा और ए डी स्क्वायर हटाओ इसका रूट बन जाएगा, आपका आंसर कितना आएगा 12। इस तरह से आपको सॉल्व करना था कि आपको बस ये एक फॉर्मूला याद होना चाहिए कि टेंजेंट का स्क्वायर होता है ए बी इंटू ए सी के लिए। इस तरह का जब भी आपको सामने डायग्राम बने तो ये आपका आंसर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। ऐसे आपको क्वेश्चन करना था। अब देखो आपके सामने एक और क्वेश्चन है, इसको पढ़ेंगे। ये भी अपनी सीट में क्वेश्चन कराए गए क्वेश्चन में। आपको बोला कि 10 रेफ्रिजरेटर एंड फॉर मोबाइल फोन, दो अलग अलग आर्टिकल आप खरीद रहे हैं जिनकी क्वांटिटी पहले वाले की 10 है, बाद वाले की 4 है और आपके पास दोनों का कॉस्ट प्राइस नहीं है, तो हमको दोनों का वेरिएबल मानना होगा। तो 10 रेफ्रिजरेटर यानी एक की अगर अपन x माने तो टोटल रेफ्रिजरेटर की रेट क्या हो जाएगी 10x, और आपके पास मोबाइल फोन कितने हैं 4, तो एक की अगर मैं y मानूं तो कितना हो जाएगा 4y, और कुल मिला के दोनों के लिए आपने पैसे कितने दिए हैं 2,10,000। तो ये आपने यहां पर लिख दिए गए 2,10,000 टोटल पे किया आपने। फिर आपको आगे बोला गया कि 6 रेफ्रिजरेटर और 2 मोबाइल। फिर आगे और इक्वेशन बनेगी कि 6x प्लस 2y इक्वल अपना इनका मान कितना दे रखा है 1,22,000। तो अब आप देखो इनको सॉल्व करते हैं। ये 2,10,000 था और ये आपके पास है 1,22,000। अब देखो आपको इक्वेशन सॉल्व करनी होगी, दोनों में से किसी एक को बराबर कर लें कि अब मैं इस पूरी इक्वेशन अगर 2 गुना करूं तो आपको पता 2i इंटू 2n 4y से ये 4y जैसे अपन घटाएंगे तो आपस में दोनों वैल्यूज कट जाएगी। तो अब देखो आगे आप सॉल्व करते हैं कि इन दूसरी इक्वेशन में से मैं पहली इक्वेशन को अगर घटाऊं, दूसरी इक्वेशन 2 का मल्टीप्लाई करने के बाद में आप दूसरी में से पहले घटाएंगे तो 2 इंटू 6 12 में से 10 घटाओ 2x, 4y से 4y कट गया। अब यहां देखो इसका डबल कितना हो जाएगा 2,44,000 में से आप 2,10,000 घटाओ कितना बचेगा 34,000।
इसका डबल किया 2,44,000, 2,10,000 आपने घटाया, कितना बचा 34,000। अब x की वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी 17,000। तो आप पास में एक रेफ्रिजरेटर की रेट तो आ चुकी है। अब आप इससे मोबाइल फोन की रेट भी निकाल सकते हैं। जैसे आप इस x को यहां पर पुट करो चाहे यहां पर पुट करो, दोनों इक्वेशन कहीं पर पुट करो, आपका y का मान आ जाएगा। तो y का मान निकालना, आप जैसे ही इसको इसमें पुट करेंगे कि भाई 17,000 को यहां पर पुट करें 1,70,000, तो इसमें से घटेगा कितना बनेगा 40,000। 40 में 4 का भाग दें, आपका y का मान भी कितना आएगा 10,000। ये दोनों का आपके पास में रियल कॉस्ट प्राइस आ चुका है। अब आपको क्वेश्चन में क्या पूछा ये देखेंगे। आपको पूछा एक रेफ्रिजरेटर और 2 मोबाइल फोन, तो एक रेफ्रिजरेटर 2 मोबाइल, तो इसका मान तो 17,000 और 2 मोबाइल खरीदने हैं 10 का डबल 20,000 हो जाएंगे दोनों मोबाइल का, और 17,000, 20 और 17 आपका आंसर हो जाएगा 37,000, जिसके अंदर एक रेफ्रिजरेटर और 2 मोबाइल फोन आपके पास आ जाएंगे। ऐसे आपको सॉल्व करना था। 2 इक्वेशन बनेगी, दोनों को बराबर करते हुए एक वेरिएबल आपने पहले हटा दिया, दूसरे का मान आ गया था। चलो अगला क्वेश्चन देखो, ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन आपके सामने, इसको पढ़ेंगे आप। आपको बोला कि फाइंड द एवरेज ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट 5 इवन नेचुरल नंबर, पहले 5 सम प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत कितना होगा, ये आपसे पूछ रहे हैं। तो आप देखो इसमें आप चाहें तो इंडिविजुअल भी निकाल सकते हैं कि पहले सम संख्या कौन सी होगी, 2, 4, 6, 8, 10, इन सभी के स्क्वायर करके एवरेज निकाल, यानी आप 5 का डिवाइड कर सकते थे। तो ये भी तरीका कर सकते हैं, और आप इसका फॉर्मूला याद रखें तो भी रख सकते हैं। फॉर्मूला होता है 2 × n+1, 2n+1 अपॉन 3 का आप डिवाइड करते हैं। ये फॉर्मूला होता है फर्स्ट n इवन नंबर्स के, इवन नेचुरल नंबर के स्क्वायर का एवरेज। 2 × n+1, 2n+1 डिवाइड बाई 3, और n यहां पर होगा नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 5, तो आप लिखेंगे 2 × 5 + 1 6 × 5 × 2 10 + 1 11 डिवाइड बाई 3। तो 6 × 2 12 में 3 का डिवाइड करें 4 × 11, आपका आंसर आ जाएगा 44 कि एवरेज कितना आएगा 44। अगर एग्जाम में आपको ये याद नहीं था तो आप ये नंबर स्टार्टिंग वाले लेकर भी एवरेज निकाल के ऐड कर सकते थे। 2, 4, 6, 8, 10 सबका स्क्वायर निकालो, ऐड करके 5 का डिवाइड कर दो, एवरेज आ जाता आपके पास में। तो दोनों तरीके से आप सॉल्व कर सकते थे। तो इतना आसान क्वेश्चन आपके आए हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन आपका फिर मेंसुरेशन रिलेटेड एक रेक्टेंगल के बेस पर है। आपको बोला कि एक आयताकार भूखंड की लंबाई इसकी चौड़ाई की 3 गुनी है, कि लंबाई है वो 3 टाइम्स ऑफ विड्थ होगी। इफ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल प्लॉट इज 2700 मीटर स्क्वायर, देन व्हाट इज द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल। आपको इसकी चौड़ाई पूछी गई है। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन आपके लिए। देखो आपको यहाँ लंबाई और चौड़ाई का आपस में रेशियो बताया गया है कि अगर मैं इसकी विड्थ क्या होगी, आपको बोला लंबाई इसकी चौड़ाई की 3 गुना है, कि अगर आप पास में इसकी चौड़ाई x होगी तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी 3 गुना, यानी कितनी हो जाएगी 3x। अगर चौड़ाई x है तो लंबाई आपके पास में 3x हो जाएगी। अब देखो आयत का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो इन दोनों का मल्टीपल किसके बराबर होना चाहिए 2700 के बराबर। तो x मल्टीप्लाई 3x इक्वल कितना होना चाहिए 2700। अब देखो 3 से कटेगा 900 टाइम, और इस साइड देखो x इंटू एक्स तो हो जाएगा x का स्क्वायर इज इक्वल आपके पास में 900। तो x का मान यहां से कितना है आपके पास में 30, और x का मान क्या है यहाँ पर चौड़ाई, और अगर लंबाई पूछते तो आपका आंसर होता है 30 × 3 90। आपको पूछा गया इसकी चौड़ाई, तो चौड़ाई आपका आंसर कितना आ जाएगा 30। बहुत आसान क्वेश्चन है, जितना आप सोच भी नहीं सकते थे कि मेंस के अंदर आपको ऐसा पूछा जाएगा। तो एसएससी ने देखो पहले सीजीएल के अंदर भी आसान पेपर पूछा था मेंस के अंदर, और अब सीएचएस का आपके सामने आप खुद देख सकते हैं। देखो अगला क्वेश्चन आपके पास फिर ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन आया है, बहुत आसान सा क्वेश्चन, आप इसको भी करेंगे। देखो ध्यान से, आपको बोला कि sin a = 8/17।
तो कोट ए प्लस सेक ए का मान कितना होगा। तो अब देखो यहां पर अपन पाइथागोरस का यूज करते हैं कि साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो आप इसके अंदर बेस का निकाल सकते हैं कि हाइपोटेन्यूस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर क्या होगा, बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा बेस का स्क्वायर। तो 17 का स्क्वायर 289, 8 का स्क्वायर 64 इज इक्वल होगा बी का स्क्वायर। तो 289 में से 64 घटाओ कितना आएगा 225। तो बी का मान अपने पास कितना आएगा 225 किसका रूट होता है भाई 15 का। तो आपको इसमें पाइथागोरस तीनों मान पता है, परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेन्यूस। यानी आप इस तरह से कोई ट्रायंगल बनाते हैं राइट एंगल, तो यहां पर आपका एंगल ए है तो आपके पास ये 90 डिग्री होगा। तो आपको परपेंडिकुलर दे रखा है 8, तो हाइपोटेन्यूस 17 और आपका बेस कितना हो जाएगा 15। तो जैसे आप कोट ए लिखते हैं, कोट ए का मान होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस कितना है 15 और परपेंडिकुलर आपको कितना है 8। तो ये आपने लिख दिया कोट ए। फिर है सेक ए। सेक ए का मान क्या होता है हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। तो हाइपोटेन्यूस कितना है 17, बेस आपको कितना है 15, 17/15। अब देखो आगे कैलकुलेट करते हैं। तो 15 और 8 का आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 15 इंटू 8 कितना हो जाएगा 120। अब देखो आपने 8 को जब 120 बनाया तो 15 से मल्टीप्लाई, तो 15 इंटू 15 कितना हो जाएगा 225 और 17 इंटू 8 17 इंटू 8 कितना हो जाएगा 136। अब दोनों को ऐड करो कितना आ जाएगा भाई 5.6 11 कैरी 1 6 360 अपॉन 120। तो 120 का भाग जाएगा 3 बार 360, रिमाइंडर 1/120। ये आपका आंसर आ जाएगा 3/120। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। बिल्कुल ऐसे आसान सा क्वेश्चन आपको करना था पाइथागोरस का यूज लेते हुए। यानी परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस आपको गिवन है, बेस आपने निकाला है, फिर आपने कॉट का मान बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक का मान हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस होता है। तो ऐसे आपको सॉल्व करना था। अब देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने पढ़ेंगे सभी लोग। अगला क्वेश्चन आपको बोला गीता एक अपार्टमेंट खरीदते हैं और उसके लिए ईएमआई का भुगतान करती है। फिर बोला उसकी मासिक आय है 80,000 रुपये, टोटल मंथली इनकम है 80,000 रुपये। वे अपने बच्चों की शिक्षा पर 15%, घरेलू कामकाज पर 40% और जीपीएफ के अंदर 10% भेजती है और बचत बैंक में खाते में 15% की बचत करती है और बाकी पैसे वो ईएमआई के अंदर देती है। तो आपने देखना है भी टोटल खर्चा कितना हो जाएगा, बाकी बचेगा वही इसके अंदर ईएमआई के अंदर देगी। तो आपने देखा पहले 15% तो एजुकेशन पर खर्च हो गया, 40% और खर्च हो गया, 15 और 40 55, 10% और खर्च हो गया। तो 55 + 10 65। यानी आप लिख सकते हैं पहले 15% खर्च हो रहा है, बाद में 40%, बाद में खर्च हो रहा है 10% और उसके बाद में बचत बैंक में जमा करती है 15%। कुल मिला के इतना इसका खर्च हो चुका है। तो आपने देखा 15 15 30 और 40 70 और 10 80% इसने खर्च कर लिए, बचा कितना 20%। तो इस 80,000 का 20% ये ईएमआई पे करेगी। तो आपने यहां पर ईएमआई निकाल सकते हैं। यानी टोटल मंथली इनकम 80,000 और अब इसका 20% ही आपके पास बचेगा क्योंकि 80% तो खर्च हो जाएगा। तो 8 × 2 16। तो आपकी ईएमआई कितनी आ जाएगी 16,000। ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि 16,000 आपकी ईएमआई होगी। बाकी पैसे आपने कुछ इस प्रकार से खर्च कर दिया अलग अलग जगहों पर। तो डायरेक्ट आपको इस तरह से आंसर निकालना था क्योंकि ये टोटल पर बात कर रहे हैं कि टोटल का 15%, टोटल का 40, टोटल का 10। तो बाकी जो भी बचा था उसी का ही उसने ईएमआई बनाया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपके सामने है, बहुत आसान सा क्वेश्चन आपके लिए कि भाई अरुण और भारती की आयु का योग है 24, दोनों का योग एक साथ दिया गया जिसके अंदर अरुण बड़ा है। फिर बोला यदि अरुण और भारती की आयु दुगुनी कर दी जाए आपस में तो इनके बीच का अंतर 8 वर्ष हो जाएगा।
तो आपने यहां पर सोचा कि अगर मैं इन दोनों की अलग अलग आयु मानूं कि एक की x है दूसरे की y है, एक तरफ अरुण की बात करें और एक अपने पास में भारती, तो आपने देखा अरुण इससे बड़ा यानी x मान बड़ा होगा y से, जब इसका मान दुगुना कर दिया यानी 2x और 2y, तब इनका डिफरेंस कितना आएगा 8। यानी आप यहां से देख सकते हैं x माइनस वाई का डिफरेंस कितना आएगा 4, कि एक दूसरे से कितना बड़ा है 4 अधिक है, कि भारती अरुण से 4 साल छोटी है और अरुण भारती से 4 साल बड़ा है, और दोनों का योग कितना आपके पास में 24। तो आपने देखा आप x की जगह कितना लिख सकते हैं 4 प्लस वाई, तो आपने लिखा कि 4 प्लस वाई प्लस भारती की एज y है इक्वल अपने पास कितना आएगा 24, 4 इस साइड आएगा 20, तो y का मान अपने पास कितना आएगा 10। और आपको पूछा है कि अरुण की आयु, तो अरुण तो भारती से 4 साल बड़ा था, तो जब भारती की आयु 10 आएगी तो अरुण की कितनी आएगी 14 साल, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल आसानी से आप ऐसे आंसर निकाल सकते हैं। तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जिसके अंदर आपको बहुत बड़ी कैलकुलेशन करना पड़े, बहुत बड़ा कंसेप्ट लगे, तो बहुत आसान क्वेश्चन है सबके सब, तो इसको आप नोट करेंगे। अगला देखो आपके सामने क्वेश्चन है कि एक इन ए रेस ऑफ 1200 मीटर ऑन ए सर्कुलर ट्रैक, कि आप गोलाकार एक ट्रैक के अंदर दौड़ रहे हैं, एक रेस है जिसके अंदर ए और बी की बात कर रहे हैं, और उन दोनों की स्पीड भी दे रखी है, एक की स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर है और बी की स्पीड 27 किलोमीटर पर आवर है। तो ये आपस में दौड़ना स्टार्ट करते हैं, तो आपस में पहली बार यानी कितने समय के बाद में ट्रैक पर पहली बार मिलेंगे, यानी आपस में कब मिल जाएंगे एक जगह पर वो दौड़ते दौड़ते। तो अब देखो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि ट्रैक टोटल कितना है 1200 मीटर का, तो इनकी जो स्पीड दे रखी है वो किलोमीटर प्रति घंटा में। तो आप जब दोनों की स्पीड को मीटर पर सेकंड बदलेंगे, कि एक की स्पीड 18 है, इसको मीटर पर सेकंड बदलेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से, इसका आंसर कितना आएगा 5 मीटर पर सेकंड। इसी तरह आप बी की निकालेंगे कि बी की स्पीड कितनी है 27, तो मीटर पर सेकंड बदलो, 5/18 से आप मल्टीप्लाई करते हैं मीटर पर सेकंड बदलते ही। तो अब देखो इसमें 9 से 3 टाइम, 9 से घटेगा 2 टाइम, तो इसमें कितना आंसर आएगा 15/2 मीटर पर सेकंड। तो आपने देखा अभी दोनों की मीटर पर सेकंड के अंदर इतना इतना इसका स्पीड है, तो अब इनको पूरे चक्कर लगाने के अंदर टाइम कितना कितना लगेगा, क्यों उसी टाइम के आधार पर आप बता सकते हैं कि वापस मिलेंगे कब। तो आपने देखा कि इनको टाइम कितना कितना लगेगा, तो जैसे आप टाइम की बात करें एक की, तो 1200 मीटर दौड़ना है और इसकी स्पीड है 5 के हिसाब से, डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम आएगा, तो इसको टाइम कितना लगेगा 240 सेकेंड। और जब बी की बात करें तो बी भी 1200 मीटर ही दौड़ेगा और इसकी स्पीड है 15/2 से, तो 15 का भाग 8 बार, 80 × 2 160 सेकेंड। यानी एक को तो टाइम लग रहा है 240 सेकेंड, एक को टाइम लग रहा है 160 सेकेंड। अब आपको लेना होगा इन दोनों का एलसीएम, कि जब इन दोनों का मल्टीपल एक साथ मिलेगा तभी जाके दोनों आपस में मिलेंगे। तो 240 एंड 160 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 240 एंड 160 का एलसीएम होगा आपके पास में 240 और आपका एलसीएम आ जाएगा 480, यानी 480 सेकेंड के बाद में दोनों लोग मिल जाएंगे। तो 480 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नीचे दब गए हैं, तो 480 सेकेंड आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे आपको क्वेश्चन करना था। जब भी आपको सर्कुलर ट्रैक का क्वेश्चन आए तो आप दोनों की स्पीड से टाइम निकालेंगे और टाइम का ही आप एलसीएम लेंगे, तब जाके आपका आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन देखें, आपको फिर से एक मीडियन का क्वेश्चन आया है और मीडियन का फॉर्मूला आपने पहला क्वेश्चन पढ़ा था कि असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना आपको, और तब आपको पता चलता है कि मिडिल वाली टर्म्स होगी वही आपका मीडियन होता है। तो यहां पर आप देखेंगे 129.75, 116.6, 12.3, 114.1, 136.6, 118.7, 13.5, 121.3। अब आप इसको चाहे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में रख सकते हैं, तो हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में रखें कि सबसे पहले कौन आएगा 12.3, इसके बाद में कौन आएगा 13.5,
और उसके बाद देखो 12 आपका कट गया, 13 आपका कट गया, इसके बड़ी वैल्यू कौन सी आएगी 114.1। इसको भी काट दो, अगला नंबर कौन सा आएगा 116.6। इसके अगला नंबर अपने पास आएगा 118.7, फिर अपने पास आएगा 121.3, 129.75, फिर लास्ट के अंदर आएगा 136.6। अभी देखो मैंने तो यहाँ पर पूरा लिखा, लेकिन आप एग्जाम में लास्ट वाले 2-3 अंक नहीं लिखते तो अभी कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि आपको मिडिल टर्म्स तक ही जाना था। तो आपने पता टोटल नंबर कितने 3 and 3 6 और 2 8 है। अब देखो टोटल नंबर आपको पास एक इवन नंबर के अंदर आ गए। ओड में आए तो तब आपको पता है कि आधे आधे बांट दिए जाते, एक बच जाएगा। अब इवन में क्या करना होगा आपको, क्या आपको देखना कि दोनों तरफ से बांट दिया जाए, तो 3 इस साइड कट जाएंगे, 3 इस साइड कट जाएंगे, बचे कौन से 2 नंबर। इन दोनों नंबर को ऐड करके दोनों का आधा कर लो, तो 116 और 118.7 इन दोनों को ऐड करेंगे आप कि 116.6 और 118.7 दोनों को ऐड करके इसका आधा करेंगे, तब जाके आपका आंसर आएगा, क्योंकि यहां पर मिडिल में 2 नंबर आ गए। अब दोनों का भी बीच वाला नंबर आपको लेना होगा। अब देखो दोनों को ऐड करो, 6 and 3 13 कैरी 1, 7 और 8 15 कैरी 1 3 और 2। अब इसका करेंगे आधा, यानी 2 का डिवाइड 1, 3 में 2 का डिवाइड 1, 15 में 7 टाइम, फिर 13 में जाएगा 6 टाइम और 5। ये आपका आंसर होगा 117.65। तो जब भी आपके पास में टोटल नंबर इवन बन जाए तो बीच में 2 बचेंगे, तो 2 का ऐड करके आधा कर लो, आपका मीडियन आ जाएगा। तो ऐसे सॉल्व करते हैं। ओड वाला पहला क्वेश्चन था और आपके पास इवन नंबर वाले ये क्वेश्चन। इवन नंबर मतलब टोटल टर्म्स आपकी एक इवन संख्या के अंदर है। तो ऐसे आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, आपको लैंग्वेज की बेस पर क्वेश्चन है। आपने ज्योमेट्री की थ्योरी पढ़ी थी, उसी के साथ में आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आपको बोला कि यदि त्रिज्याओं का योग और 2 वृत्तों के बीच केंद्रों के बीच की दूरी बराबर है, कि 2 सर्किल की रेडियस का सम और दोनों सर्किल के आपको सेंटर का डिफरेंस अगर बराबर है, तो आपके इसमें से कौन सा कंडीशन बिल्कुल सही हो जाएगी। तो आप देखो बनाते हैं, हम 2 सर्किल बना लेते हैं। कि एक सर्किल आपके पास ये रहेगा, दूसरा एक और बना लिया जाए, और यहां पर बोला जाए कि इस तरह से आपकी डायग्राम बनेगा, देखना। यहां से देखो, ये इसका सेंटर है और ये इस सर्किल का सेंटर है। तो इसकी रेडियस r है और इसकी रेडियस r, दोनों की रेडियस मिला हुआ तो भी कितना आएगा r प्लस r। और दोनों अगर p एंड q दोनों सेंटर मानो, तो दोनों सेंटर के बीच की डिफरेंस भी कितना आएगा r प्लस r। रेडियस का सम और दोनों सेंटर के बीच का डिफरेंस भी आपके पास में बराबर बैठ रहा है। तो इसलिए ये दोनों सर्किल एक दूसरे को बाहरी रूप से एक दूसरे को टच करते हैं। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा, द सर्किल टच एक्सटर्नली, यानी बाहरी रूप से दोनों सर्किल एक दूसरे को टच कर रहे हैं। इस तरह से आपको सॉल्व करना, बिल्कुल थ्योरी बेस आपका क्वेश्चन था, ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं था आपको। देखो अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे। आपको बोला एक विद्यालय की कक्षा 11th में 40 छात्रों ने भौतिक विज्ञान, 17 ने जीव विज्ञान और 20 ने केमिस्ट्री विषय चुना है। यदि कक्षा 11 में छात्रों की कुल संख्या 60 थी और इन सभी छात्रों ने यहाँ वर्णित 3 विषयों में से कम एक विषय तो चुना है, कि ऐसा कोई नहीं है कि विषय ने कुछ विषय लिया ही नहीं है, या तो फिजिक्स लिया या बायो या फिर केमिस्ट्री, तीनों में से एक तो लिया ही होगा। और फिर बोला है कि इस बात की क्या प्रायिकता है कि इस स्कूल में कक्षा 11 के एक बच्चे को आप बिना देखे चुने जाते हैं, याद से बिना देखे, और छात्र ने इन 3 विषयों में ठीक एक विषय चुना होगा, उसकी क्या आपके पास में प्रोबेबिलिटी होगी। तो अब आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी से समझेंगे कि आपने देखा होगा कि मेंस के अंदर एक तो स्टैटिक्स, एक प्रोबेबिलिटी का टॉपिक आपने ऐड किया है। तो प्रोबेबिलिटी के टॉपिक में से ही आपका क्वेश्चन आया है, तो यहां पर आपको प्रायिकता निकालनी पड़ेगी। अब देखो यहां पर आप सॉल्व करते हैं इसको कि 3 सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, बायो एंड केमिस्ट्री। तो देखो आप इस तरह सर्किल बना के भी आसानी से समझ सकते हैं, ताकि आपको बिल्कुल आसानी से समझ आ जाएगा।
देखो इस तरह से अपना स्ट्रक्चर बनेगा कि भाई ये आपके पास फिजिक्स है, तो ये आपके पास बायो रहेगी, और ये आपके पास है केमिस्ट्री की बात करें, तीनों सब्जेक्ट अलग अलग। अब देखो फिजिक्स के अंदर टोटल कितने 40, बायो के अंदर 17 और केमिस्ट्री के अंदर 20, यानी फिजिक्स के अंदर आपके पास टोटल 40 है, बायो के अंदर टोटल 17 और आपके पास केमिस्ट्री के अंदर टोटल है 20। और फिर आपको ओवरऑल भी बोला गया कि ओवरऑल कुल मिला के 60 ही है। आप देखो इन तीनों को ऐड करोगे तो 60 से आपका आंसर अधिक जा रहा है। फिर आपको ये भी बोला है कि 5 छात्र ऐसे हैं जो तीनों सब्जेक्ट के अंदर इंक्लूड है, यानी 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जो इन सभी के अंदर इंक्लूड है। अब देखो आपके सामने ये आपको वेन डायग्राम अंदर रीजनिंग का टॉपिक रहता है, उसी में से आपने देखो परसेंटेज अंदर भी आप पढ़ते हैं कि जब कुछ लोग इतने परसेंट साइंस में पास होते हैं, कुछ इसमें, तो वहां पर भी यही मेथड लगाते हैं आप। तो यहां पर सोचो कि कुछ लोग इन दोनों में पास होंगे, कुछ लोग फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में पास होंगे, कुछ लोग बायो और केमिस्ट्री में भी पास होंगे। तो आपने देखना है भी कितने लोग ऐसे होंगे जो 2-2 सब्जेक्ट में भी पास हो रहे हैं, कि 5 लोग तो तीनों सब्जेक्ट को ले रहे हैं। तो आप देखेंगे भाई इसको मैं अगर ए मानूं, इसको बी एंड सी, क्योंकि आपको नहीं पता अभी तक, तो आपने देखा कि भाई अब ओनली ऑन फिजिक्स के अंदर कितना बचेंगे कि टोटल तो 40 है, उसमें से ए सी एंड 5 तो निकालना पड़ेगा, तो 5 घटाओगे 35, इसमें से और कितना घटाना पड़ेगा ए प्लस सी। सेम इसी तरह बायो में देखो टोटल कितना है 17, तो 17 में से 5 लोग तो तीनों सब्जेक्ट के अंदर आ चुके हैं, यानी टोटल 17 में से 5 ये 12, और माइनस कितना बचेगा ए प्लस बी, कि ओनली ऑन बायो लेने वाले कितने हैं 12 माइनस ए प्लस बी, और ओनली ऑन केमिस्ट्री लेने वाले 20 में से 5 घटाओ 15 माइनस सी प्लस बी, कि इतने इतने लोग हैं आप पास में ओनली ऑन एक एक सब्जेक्ट पढ़ने वाले। तो आपने देखा भाई अभी भी वेरिएबल इसके साथ में, आपको तो आंसर चाहिए रियल वाला। तो अब देखो इसको सॉल्व करते हैं हम, कि आपने इसको काउंट किया, इन सभी को एक साथ में काउंट करें इसके गोले के अंदर वाले, और टोटल कितना बनना चाहिए 60। तो आप देखो इसको काउंट करते हैं, 35 माइनस ए प्लस सी, प्लस आप काउंट करते हैं 12 माइनस ए प्लस बी, फिर आप काउंट करते हैं 15 माइनस सी प्लस बी। तो आपने ओनली ऑन सिंगल वाले ले लिए। अब मैं 2-2 वाले काउंट करूँ कितने कितने आएंगे, ए प्लस बी प्लस सी, और तीनों के अंदर कितने आएंगे 5 लोग, और कुल मिला कितना होना चाहिए 60। तो अब देखो आगे आप सॉल्व करते हैं, तो आपने देखा भाई ए प्लस बी प्लस सी, 3 जो पॉजिटिव नंबर है ये माइनस वाले से कट जाएंगे, ये माइनस वाले से कटेंगे, तो इन तीनों काट, तो सी एंड बी यहां से कट गए और ए यहां से काट देते हैं। अब कितना बचा ए बी सी, वापस इतना ही बच रहा है। तो आप देख रहे 35 और 12 47 और 15 और ये प्लस 5, तो आपके पास बच रहा है 67। तो आपने देखा भाई टोटल 60 है, इस तरह बन रहा है 67, माइनस के अंदर बच रहे हैं ए बी एंड सी, इक्वल अपना 60। तो इन ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना आ जाएगा 7। तो आपने देखा भी 7 लोग ऐसे हैं जो 2-2 सब्जेक्ट के अंदर इंक्लूड है, हो सकता है फिजिक्स और बायो के अंदर हो, बायो और केमिस्ट्री के अंदर हो सकता है, और केमिस्ट्री और फिजिक्स के अंदर भी हो सकता है। तो इन लोगों को भी आप काउंट नहीं करना है। आपको पूछा गया उनका आप प्रायिकता बताओ जो ओनली ऑन एक सब्जेक्ट के अंदर है। तो आपने देखना है कि भाई 2-2 वालों को भी बाहर निकालेंगे, और जो 3 सब्जेक्ट के अंदर उसको भी आप बाहर निकालेंगे। तो दोनों के अंदर कितने हैं 7, टोटल 3 के अंदर 5, तो टोटल 60 लोग थे, उसमें से आपको 7 और 5 इतने लोग तो आपको बाहर निकालने, पीछे कितना बचेगा 48, कि अब आपके पास टोटल कितने होंगे 48 जो सिंगल सब्जेक्ट को लिए होंगे। और टोटल की प्रायिकता निकालनी, आप प्रायिकता किस पर काउंट करते हैं टोटल पर, तो आपको पास अनुकूल तो होगा 48 और टोटल परिणाम कितने होंगे 60। तो अब आप आंसर निकालते हैं, आपका आंसर आ जाएगा कि 48 का 60 के साथ में क्या प्रायिकता रहेगी। तो अब आप आंसर निकालते हैं कि 48 डिवाइड किससे करेंगे टोटल परिणाम 60, तो ये कटेगा 12 से 4 बार, 12 से 5 बार, 4/5, यानी आपका आंसर आएगा इसके अंदर
4/5 इन 4 में 5 का डिवाइड, आपका आंसर आएगा 0.8। ये आपको प्रायिकता रहेगी। तो बढ़िया क्वेश्चन था प्रायिकता का अंदर, जिसमें आपको थोड़ा सॉल्व करने का मौका मिला था। बाकी तो आपको जल्दी जल्दी आंसर आ ही रहा था। तो इस क्वेश्चन आपको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर जो आपको बीच वाला कंसेप्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझेंगे, क्योंकि आगे एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चन आएंगे। अगर आप CGL CHSL वापस होंगे तो इसको आपको ध्यान में रखना है। तो इसको आप नोट करेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो अगला क्वेश्चन, फिर ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन आया है। आप देखेंगे आपको बोला कि sin x प्लस साइन स्क्वायर एक्स इजिकल टू आपको 1 दिया है। फिर बोला है कि cos की पावर 8x टू cos की पावर 6x एंड cos पावर 4x। चलो अब देखो, आपने जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था, मैंने ये पढ़ाया था आपको, और अलजेब्रा में भी आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा। देखो यहाँ से ध्यान से, आपको कुछ स्क्वायर का आपको फॉर्मूला नजर आ रहा है, क्योंकि बीच में 2 भी है, यहाँ पर भी स्क्वायर हो रहा है और यहाँ पर भी स्क्वायर हो रहा है। तो आप देखेंगे भाई यहाँ पर कि cos की पावर 4x इसका स्क्वायर करेंगे तो 8 बनेगा, प्लस आपको पास में 2 इंटू cos की पावर 4x इंटू मल्टीप्लाई करें cos स्क्वायर x, प्लस आपको पास में cos की पावर 4x, तो ये भी क्या है cos स्क्वायर x का स्क्वायर। तो अब देखो ध्यान से वापस कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, क्या आपके पास फॉर्मूला बन रहा कि नहीं बन रहा? a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। तो आपने देखा ये ओवरऑल फॉर्मूला बनेगा cos की पावर 4x प्लस cos स्क्वायर x, इस पूरे का होल स्क्वायर का ही ये फॉर्मूला है। आपसे ये पूछा गया है। अब देखो गिवन वैल्यू के आधार पर आप निकालते हैं कि साइन x, अब ये साइन स्क्वायर x उस साइड जाए क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर x। अब देखो आपको पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है cos स्क्वायर। तो आपने यहां पर लिखा कि साइन x बराबर हो जाएगा cos स्क्वायर x। अब देखो cos को चेंज मत करो, आप रहने दो। अब देखो इसी को आप चेंज कर सकते हैं कि अगर मैं इन दोनों का स्क्वायर करूं वापस से, इन दोनों का जैसे आप स्क्वायर करेंगे तो साइन x का स्क्वायर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर x, और cos स्क्वायर हो जाएगा cos की पावर 4x। तो अब आप देखो cos की पावर 4x की जगह क्या रख सकते हैं साइन स्क्वायर। जैसे आप यहां इसकी जगह साइन स्क्वायर रखते हैं, क्यों रखते हैं? क्योंकि आपने ये वैल्यू फाइंड की यहां से कि cos की पावर 4x इज इक्वल होता है साइन की स्क्वायर x, क्योंकि जो आपको डाटा गिवन था उसके अकॉर्डिंग आपने निकाला था। अब देखो साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर हमेशा 1 होता है, और 1 का स्क्वायर करोगे तो भी 1 ही रहेगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ट्रिग्नोमेट्री के भी क्वेश्चन आपको बिल्कुल आसान दिए थे, डायरेक्ट फॉर्मूले के आधार पर आप पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे आपको सॉल्व करना था। देखो अगला क्वेश्चन ज्योमेट्री से रिलेटेड सिमिलरिटी का क्वेश्चन है, और सिमिलरिटी में भी आपको मैंने क्वेश्चन फॉर्मूला पढ़ाया था, उन्हीं में से डिटो क्वेश्चन आया है कि आपको बोला कि दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं और उन दोनों की ट्रायंगल की साइड का रेशियो गिवन है। तो आपको पता है कि साइड के रेशियो का स्क्वायर और ट्रायंगल के एरिया के रेशियो के हमेशा बराबर होता है। तो दोनों ट्रायंगल देखो एक्स वाई जेड एंड पी क्यू आर सिमिलर हैं, और एक्स वाई एंड पी क्यू का रेशियो आपको दे रखा है, इक्वल आएगा आपके पास में एरिया ऑफ एक्स वाई जेड अपॉन होगा एरिया ऑफ पी क्यू आर, लेकिन हमेशा साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है ये। तो अब देखो आगे सॉल्व करते हैं। तो साइड का मान आपको दोनों का गिवन है, एक्स वाई का मान कितना 6, पी क्यू का मान 1 है, इन दोनों का करेंगे आप स्क्वायर इजिकल टू पी क्यू आर का एरिया भी आपको दे रखा है, और एक्स वाई का आपको मान निकालना था एक्स वाई जेड का एरिया। तो पी क्यू आर कितना है 6। अब देखो 6 का स्क्वायर 36, और ये 6 इस साइड आएगा तो मल्टीपल हो जाएगा, आपका आंसर 216। बहुत आसान क्वेश्चन है सबके सब, दो लाइन के अंदर आपको लिखने की जरूरत नहीं, एक लाइन के अंदर आपका आंसर आ रहा है। तो कंसेप्ट पता, आप डायरेक्टली आंसर लिख देंगे। तो ऐसे आपको सॉल्व करना था। तो एग्जाम में आपको आगे आपका एग्जाम होगा तो उसमें भी आपको ऐसे ही सॉल्व करना था। बहुत आसान क्वेश्चन आ रहे हैं।
और जिसने ये पेपर दिया था उसको बहुत बहुत बधाई कि भाई आपने ये आसान आसान क्वेश्चन तो कर लिए होंगे, बाकी सब्जेक्ट आपने अच्छा किया होगा तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि अब देखो मैथ का तो पूरा रोल ही नहीं रहा कि सब क्वेश्चन आसान है तो सभी लोगों ने किया है। देखो अगला क्वेश्चन भी आसान है आपके सामने, ये भी मैंने पढ़ाया था आपको मेंसुरेशन में अंदर, क्यूबॉइड पढ़ा था तब। कि आपको बोला कि 5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक क्यूब को 125 क्यूब के अंदर क्यूब से बनाया गया है, यानी इसके अंदर अगर 125 क्यूब बनेंगे तो एक की साइड कितनी आएगी 1। आपको आगे भी दे भी रखा है कि प्रत्येक की साइड 1 सेंटीमीटर होगी, तो घन के प्रत्येक फलकों के बीच से एक घन हटा दिया जाएगा कि टोटल फलक कितने होते हैं आपके पास में 6। अब हर एक फलक में से एक घन आप बाहर निकाल रहे हैं तो वॉल्यूम तो हमेशा कम होगा, लेकिन टोटल सरफेस एरिया आपका हमेशा बढ़ता है कि एक सरफेस बाहर जाएगी तो टोटल सरफेस कितनी होती है आपके पास में, टोटल सरफेस कितनी होती है 6। तो एक सरफेस आपकी कम होगी लेकिन उसी के ऑपोजिट वापस भी तो अंदर जाएगी। तो आपको मैंने बताया था कि ओवरऑल हमेशा कितनी बढ़ेगी, जब भी एक फलक से आपने एक क्यूब को बाहर निकाला है तो उसकी चारों तरफ की जो साइडें होती 4, उसका एरिया प्लस हो जाएगा कि एक क्यूब की साइड कितनी है 1, तो इसके एक साइड का एरिया कितना होगा a स्क्वायर यानी 1, तो चारों साइड का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 × 1 यानी 4। तो जब आप एक साइड से एक घन निकालोगे तो एरिया बढ़ेगा कितना 4। तो इसी तरह आपने हर एक साइड से आपने एक एक क्यूब निकाला है, यानी टोटल 6 साइड से आपने क्यूब निकाले हैं, तो 6 × 4 यानी टोटल ओवरऑल कितना बढ़ जाएगा आपके पास एरिया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, कि जितना पहले था उसका अब 24 सेंटीमीटर और एरिया बढ़ जाएगा। तो आप निकालो पहले कितना था ताकि अब 24 आप ऐड कर लेंगे। तो पहले 5 सेंटीमीटर इसकी साइड थी, तो 5 के हिसाब से इसका स्क्वायर, यानी TSA का फॉर्मूला होता है आपके पास में टोटल सरफेस एरिया का 6a स्क्वायर यानी 6 × साइड का स्क्वायर, तो 6 × 5 का स्क्वायर 25 × 6 यानी कितना होता था 150। लेकिन अभी का एरिया अपने पास कितना होगा टोटल, कि इसके अंदर 24 आपको ऐड करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा 174। तो ये बात भी ध्यान रखनी है आपको कि जब भी आप एक साइड से एक घन बाहर निकालते हैं तो उसका चारों साइडों किनारों का साइड एरिया और एक्स्ट्रा ऐड होता है, तो ये आपका आंसर होगा इस क्वेश्चन का 174। तो इसमें आपको लॉजिकल क्वेश्चन था, इसमें आपको ध्यान रखना होता है। अब देखो अगला क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन इसमें भी गलती कर सकते हैं कि आसान क्वेश्चन में ज़्यादा गलतियां होती हैं। आपको बोला है 11 का स्क्वायर एंड 12 के स्क्वायर के बीच में कितनी पूर्ण संख्या है, कितने अपने पास होल नंबर है। तो आपने देखा अभी 11 का स्क्वायर 121, 12 के स्क्वायर 144, इन दोनों के बीच में कितनी संख्या है। तो आप देखो 121 और 144 का डिफरेंस कितना आएगा 23, लेकिन इसमें आप इन दोनों में से एक संख्या को काउंट कर रहे हैं तो उसमें भी 1 माइनस करना, आपका आंसर कितना आता 22, कि इतने लोग इनके बीच में हैं। 23 आपका आंसर नहीं होगा, आपका आंसर होगा 22। इस तरह से आपको सॉल्व करना है। अब देखो अगला क्वेश्चन आपका परसेंटेज का क्वेश्चन है इलेक्शन के बेस पर। इलेक्शन आपने बहुत कराए होंगे, आगे इलेक्शन आ भी रहे हैं। अब आपको बोला कि 2 उम्मीदवारों के बीच में चुनाव है और टोटल मतदाताओं में से 20% आपका मत नहीं दिया गया, यानी वोट नहीं दिया गया। अब उसमें से 40 मत आपको अवैध घोषित कर दिए गए। विजेता को पंजीकृत मतों का 42% मिला है और उसे 112 मतों से विजेता घोषित कर दिया गया। तो आपको बताना है कि टोटल वोट थे कितने। आराम से समझेंगे इस क्वेश्चन को कि मानते हैं हम टोटल वोट कितना 100x, उसमें से 20% ऐसे लोग थे जिन लोगों ने वोट दिया ही नहीं है, कि अगर आप 20% बाहर भी निकाल देंगे तो पीछे कितने बच जाएंगे 80x। इतने लोगों ने तो वोट दिया है। अब जितने वोट हुए उसका में से 40 वोट इनवैलिड हो चुके हैं, तो आप पास अब वैलिड वोट कितने बचेंगे 80x - 40। अब ये वोट आप पास में वैलिड वोट हैं, इन्हीं में से आगे 2 उम्मीदवार को बांटा जाएगा। तो फिर आपको बोला कि जो जीतने वाला उसको 42% मिला, लेकिन किसका टोटल का, कि इसकी जो काउंटिंग हुई वो टोटल पर हुई है कि 2 लोगों ने वोट यहां से मिले हैं,
लेकिन इस पर जो वोट मिले वो टोटल का 42% मिला, तो इसको तो 42x मिलेगा ही मिलेगा। अब बाकी वाले को कितना मिलेगा, तो बाकी वाले को वोट इसमें से मिलेगा, लेकिन इसने काउंटिंग इसमें से की है जो आपको क्वेश्चन में बोला गया था। अब देखो भाई 80x माइनस 40 टोटल है, उसमें से अगर एक को 42x मिला है तो 80 में से 42 घटाओ 38, और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, इसको कितना मिला होगा 38x प्लस 40। तो ये आपके पास में दोनों के अलग अलग वोट आ चुका है कि जीतने वाले को 42x तो हारने वाले को 38x प्लस 40। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि भाई जब जीतने वाला है हारने वाले से कितने वोट अधिक है, तो 42x में से वापस इसको घटाया जाए तो डिफरेंस आ जाएगा आपके पास में। तो इन दोनों का डिफरेंस निकालो, आपके पास कितना आएगा, घटाओ इसमें से 4x माइनस का 40, और इसका रियल मान आपको दे रखा है कितना है 112। अब देखो 112 ये 40 इस साइड माइनस का है, इस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। सॉरी यहां देखो आपने गलती कर ली कि भाई 80x में से जैसे 42 घटाई दिया पर ये माइनस का ही रहेगा, इस साइड आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो 4x प्लस 10। अब ये 40 उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब कितना बचा आपके पास में, तो आप लिखते हैं अभी 4x इजिकल टू बचा है 112 में 40 घटाएंगे तो आपका आंसर होगा 72। तो x का मान कितना आएगा 18। अब आपको पूछा कि टोटल कितने थे, और टोटल आपने कितने माने 100x, 100x का मान कितना आएगा 1800। ऐसे आपको क्वेश्चन करना था, यानी टोटल 100x 20% लोगों ने वोट नहीं दिया तो नहीं दिया, कोई बात नहीं, आपके पास बचे कितने 80x। अब उसी में से 40 लोगों ने इनवैलिड कर दिया, यानी कुछ गलत का वोट कर दिया, यानी किसी दो को कर दिया या फिर, तो इनवैलिड हो गए 40। उसकी वजह जो भी आपको अब बचा है वो वैलिड वोट है, वैलिड वोट को ही दो के अंदर डिवाइड करेंगे, लेकिन आपने इसकी काउंटिंग की है वो टोटल पर की है क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया था। बाकी बचा वोट हारने वाले को मिल गए, और इन दोनों का डिफरेंस आपको 112 गिवन था, जिससे आपने x का मान निकालना, और x का मान 18, तो टोटल अपने पास 100x थे, तो आपका आंसर आ जाएगा 1800। ऐसे आपको क्वेश्चन करना था। देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने 29 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। सभी क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, आपको पता ही नहीं होगा कि भाई 29 तक आ गए आप। अब देखो आपको बोला कि एक शहर की वार्षिक वृद्धि दर 2% है, कि हर साल इसकी जनसंख्या 2% से बढ़ जाएगी। तो आपको बोला कि 2020 में इसकी जनसंख्या कितनी थी 1,50,000। तो आप बताओ कि 2023 तक कितने हो जाएगी। 2020 से लेके 2023 तक साल कितने हुए भाई, 2020 से 21, 22, 23 3 साल की बात कर रहे हैं, तो हर साल 2% बढ़ेगी। यानी आज मान लो कि आज से एक साल बाद में जितनी बढ़ी है फिर उसका 2% वापस बढ़ेगी, फिर अगले साल जितना हो गया उसका 2% बढ़ी है। तो यानी एक कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह आप इसका यूज करेंगे। तो आप देखो इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते थे कि अगर देखें 2% के अकॉर्डिंग 3 साल नेट रेट कितनी आ जाएगी। तो आप अगर CI की फॉर्मूले से करें तो भी कर सकते हैं। क्या आपको बता 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 0.8, 2 का स्क्वायर 4 × 3 12, 0.2 × 6, यानी ओवरऑल कितनी बढ़ जाएगी CI के अकॉर्डिंग 6.1208%। और ये आप फॉर्मूला आता है कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी आप लगाते हैं 3r स्क्वायर और r क्यूब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, फिर आप डिवाइड करते हैं 10,000 से, ताकि 4 संख्या छोड़ के हम पॉइंट लगाते हैं। पूरा मेथड आपने क्लास के अंदर समझा है। तो अब देखो इसका आप सॉल्यूशन निकालेंगे तो आपको पता है कि भाई 1,50,000 जो इनिशियल पॉपुलेशन है वो 3 साल बाद में इस रेट से बढ़ जाएगी। तो आपने देखा भी अगर मैं 6% भी बढ़ाऊं तो 150 का 6% कितना होगा 9, 9,000 तो बढ़ ही जाएगी, और 9,000 से एक्स्ट्रा आपके पास एक ही आंसर है, बाकी सब तो कम है। तो आपका इतना सा आंसर आ सकता था अगर डायरेक्ट आपने सक्सेसिव रेट निकाली, क्योंकि बाकी आपका मेथड बहुत ज़्यादा लेंथी पड़ जाएगा। कि अगर आपने लिखा कि इस तरह से कि 50,000 को आपने 2% से बढ़ाया था 102 प्लस अपॉन 100, फिर वापस से 2% बढ़ाया है, फिर आपने एक बार और 2% बढ़ाया, यानी 3 साल की बात की जा रही है। तो ये मेथड तो बिल्कुल सही है, लेकिन इससे आपको कैलकुलेशन लेंथी हो जाएगी। इसके बजाय आप डायरेक्टली रेट निकालते हैं, उससे आपका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे आपको सॉल्व करना है, क्योंकि जब रेट आपको कम दी जाए तो डायरेक्ट लगाया करो, ऐसे आपके कैलकुलेशन ही बढ़ेगी, क्योंकि आंसर दोनों में सेम ही आएगा। तो इसको आप नोट करेंगे साथ में।
देखो आपके सामने लास्ट क्वेश्चन है मेंस का CHSL 2022 के। आपको बोला गया है कि भाई पिता और पुत्र की आयु में 15 वर्ष का अंतर है, कि दोनों यानी पिता है वो पुत्र से 15 वर्ष अधिक बड़ा है। यानी आप देखते हैं कि पुत्र की उम्र अगर x साल माना जाए तो इसके पिता की उम्र कितनी आ जाएगी आपके पास में, 15 साल का अंतर है, तो ये कितना हो जाएगा x + 15। फिर आपको बोला कि 5 साल पहले की बात करें तो पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी है, तो चलो 5 साल पहले चल लेते हैं। तो 5 साल पहले जाओगे तो इसका मान कितना हो जाएगा, यानी x + 10, इसमें से भी 5 घटेगा और इसमें से भी 5 घटेगा, तो आगे आप 5 साल पहले। अब बोला कि 5 साल पहले पुत्र की आयु की दुगुनी थी, तो इसका करो दुगुना और ये दोनों बराबर हो जाएंगी। 5 साल पहले पुत्र की आयु की दुगुनी आयु थी उसके पिता की, करो सोल्व यहाँ से, 2 × x 2x -5 × 2 10 और यहाँ पर आएगा x + 10। अब देखो x को मैं उस साइड भेजूँ तो x बचेगा, 10 माइनस के साइड आएगा तो 20, आ गया आपके पास आंसर। देखो इतने आसान क्वेश्चन थे। अब देखो आपने x किसका माना था, पुत्र की, और पिता x + 15 यानी 20 में 15 और ऐड करो 35, तो 35 एंड 20 आपका ऑप्शन नंबर डी। अब देखो आपने 30 के 30 क्वेश्चन सॉल्व किए, आप एक बार पूरा डिटेल से वापस देख सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन आपको हार्ड लगा है। ऐसा कोई क्वेश्चन है ही नहीं जो आपको हार्ड लगे। एक प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक था एंड एक अपने पास में ट्रिग्नोमेट्री वाला क्वेश्चन बता सकते हैं। पूरे पेपर के अंदर ही 2 क्वेश्चन ऐसे थे जिसके अंदर आपको थोड़ा सा टाइम टेकिंग यानी मैक्सिमम माने तो 1 मिनट लग सकता है। बाकी क्वेश्चन सब के सब ऐसे थे जिसके अंदर आपको 20 से 25 सेकंड के अंदर कर सकते थे। तो ऐसे ही आपको आगे तैयारी बरकरार रखनी है जब तक आपको सिलेक्शन नहीं हो जाए। तो आप सभी मेरे साथ जुड़े बने रहे, इसलिए धन्यवाद। पसंद आई तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और अपना कमेंट करेंगे कि आपको कैसा लगा सेशन। धन्यवाद।